अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम जो है वो चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 1898। चैप्टर 6 जो है वो डील करता है ऑफ प्रोसेसेस टू कंपेल द अपीयरेंस। ठीक है, समन्स को हमने देखा, वारंट का ये आज सेक्शन नंबर 84 को हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। ये नोट्स हैं, ये नोट्स आपको बड़े काम आएंगे इन्हीं इस वीडियो को जब आप देखोगे। तो ये वीडियो बिकॉज ऑफ दी व्हाट वी कैन से टाइप ऑफ नोट्स है, तो ये आपको जो है वो बड़ी से बड़े एग्जामिनेशन में भी ये चीज़ें काम आ सकती हैं। ठीक है, सेक्शन 84 को समझने से पहले 83 को देखना होगा। हमने देखा कि 83 में आउटसाइड जुरिस्डिक्शन की बात है। आउटसाइड जुरिस्डिक्शन का मतलब यहाँ पर क्या कि भाई जिस कोर्ट ने वारंट को इशू किया था, वो बंदा जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुए हैं वो उस जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता जिस कोर्ट ने वो इशू किए थे। अगर वो वहाँ पर नहीं रहता तो कहाँ रहता है? किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है, किसी दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहता है। तो फिर क्या करेगी कि भाई कोर्ट जो है वो वारंट इशू करेगी, कहाँ, किसको? उस डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट को या वहाँ के डीएसपी को, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को। तो दो सिचुएशन थी, या तो मजिस्ट्रेट को या डीएसपी को। तो फिर वो जो है वहाँ पर एंडोर्समेंट के बाद एग्जीक्यूट करेंगे उन वारंट्स को। अब आते हैं 84 पे। अब 84 जो हमें थर्ड सिचुएशन देता है कि भाई या तो आप मजिस्ट्रेट को कोर्ट जो है वो वारंट देगी, उस डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट को वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट भेजेगी वारंट्स को, या डीएसपी को। अब तीसरी सिचुएशन जो है वो 84 में के पुलिस ऑफिसर को। पुलिस ऑफिसर कौन सा? चलिए मैं आपको बोर्ड पर ये चीज़ समझाता हूँ। तो दोस्तों, सिचुएशन की तीसरी सिचुएशन इस तरह है कि भाई एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की कोर्ट है, वो कोर्ट जो है वो पर्सन ए को अरेस्ट करना चाह रही है, इसके अगेंस्ट वारंट इशू है, लेकिन ये पर्सन ए जो है उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता है। तो अब ये कोर्ट क्या करती है कि इस पुलिस ऑफिसर को, यानी उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी पुलिस स्टेशन के किसी पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू करती है कि आप जो है वो पर्सन ए को जाके अरेस्ट करें, जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, मगर पुलिस ऑफिसर उसी डिस्ट्रिक्ट में जिस जुरिस्डिक्शन में कोर्ट ने वारंट को इशू किया है। ठीक है, अब ये पुलिस ऑफिसर जाएगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पर जाके ए को अरेस्ट करेगा। लेकिन अरेस्ट करने का प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, दैट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 84, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। तो सब होगा ऐसा कि ये पुलिस ऑफिसर जो है वहाँ के मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, या ऑफिसर इंचार्ज वहाँ का जो भी एसएचओ होगा, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसके पास जाएगा वारंट लेकर, और उसको कहेगा, यानी मजिस्ट्रेट को कहेगा या ऑफिसर इंचार्ज को कहेगा कि आप मुझे इंडोर्स करें, इंडोर्समेंट दें, सिग्नेचर करके दें, मुझे वेरिफिकेशन दे कि मैं जो है वो इस बंदे को, पर्सन ए को अरेस्ट करूं। इस इंडोर्समेंट के बगैर वो अरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये इंडोर्समेंट मिल जाए तो इस पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी मिल जाएगी टू अरेस्ट दैट पर्सन कंसर्न। और जब ये इंडोर्समेंट मिल गई है तो वो एग्जीक्यूट कर सकता है उस वारंट को, और इवन उस डिस्ट्रिक्ट की फिर पुलिस जो है वो उसको असिस्टेंस दे सकती है उस पुलिस ऑफिसर को टू अरेस्ट पर्सन ए। दोस्तों, एक एक्सेप्शन है इस इंडोर्समेंट की। इंडोर्समेंट कौन दे रहा है? एसएचओ, जो ऑफिसर इंचार्ज है वहाँ का, या मजिस्ट्रेट दे रहा है। किन सूरत हाल में इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होगी? जब वो पुलिस ऑफिसर समझता है कि भाई एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है, उस बंदे को अरेस्ट करना जल्द से जल्द ज़रूरी है, और अगर इंडोर्समेंट का इंतज़ार करेंगे तो शायद वो बंदा भाग जाए। तो इस सिचुएशन में दिस इज़ एन एक्सेप्शन वेयर इंडोर्समेंट ऑफ ईदर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और मजिस्ट्रेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब आते हैं सेक्शन 85 पर। दोस्तों, अब जो 85 बात करता है कि भाई ठीक है, हमने जो उस बंदे ने, पुलिस ऑफिसर ने पर्सन ए को अरेस्ट तो कर दिया, लेकिन क्या आप डायरेक्टली वो जिस कोर्ट ने वारंट को इशू किया था, क्या उसको पकड़ के वहीं पर लेकर जाना है? तो सेक्शन 85 कहता है कि ऐसी बात नहीं है। जब वो पर्सन ए अरेस्ट हुआ है तो वो जिस डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट हुआ है उसके मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, पुलिस ऑफिसर उस पर्सन ए को लेकर जाएगा उस मजिस्ट्रेट के पास, या डीएसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, उसके सामने पहले अपीयर कराएगा उस बंदे को, उसके बाद ही लेकर जाएगा उस कोर्ट के पास जिस कोर्ट ने इशू किए थे वारंट को। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, दो एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या भाई? कि जनरल रूल ये था कि मजिस्ट्रेट या डीएसपी के पास प्रोड्यूस करना था, लेकिन एक्सेप्शन 1 कहता है कि किस सूरत में नहीं प्रोड्यूस करना है। तो एक सिचुएशन भाई कि जब, चलिए मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो दोस्तों, एक्सेप्शन 1 ये है कि भाई जब पर्सन ए को अरेस्ट किया गया तो उसको उस इलाके से अरेस्ट किया गया कि ये जो मजिस्ट्रेट है या डीएसपी हैं वो बहुत दूर पड़ रहे थे कि इसको लेकर जाएं इनके पास, ये बहुत दूर पड़ रहे थे, दे वर नॉट नियर
और ये जो कोर्ट जिसने इस वारंट को इशू किया था ये बहुत नज़दीक पड़ रही थी, तो बजाय इसको वहाँ पर लेकर जाएं, हम जो है यानी पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली इसको कोर्ट के पास लेकर आएगा। तो ये है एक्सेप्शन, जब कोर्ट नियरर हो। एक्सेप्शन नंबर 2 दोस्तों ये है कि जब सेक्शन 76 की एप्लीकेबिलिटी हो गई हो। सेक्शन 76 क्या कहता था? बॉन्ड के बारे में, कि जब उस बंदे ने बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया है, भाई उस पर्सन ए ने कहा कि मैं बॉन्ड एग्जीक्यूट करता हूँ, श्योरिटीज देता हूँ, मुझे आज़ाद करो कस्टडी से, और जब आप बुलाओगे मुझे आप उस वक्त जो है मैं आ जाऊँगा कोर्ट के सामने अपियर हो जाऊँगा। तो जब बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा तो ये दूसरी एक्सेप्शन होगी कि वहाँ पर उस सूरत हाल में भी मजिस्ट्रेट या डीएसपी के सामने पेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब है सेक्शन नंबर 86 जो कि बात करता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम पर्सन अरेस्टेड इज ब्रोट। कि भाई हमने इस 85 में ये देखा कि भाई जब उस बंदे को पर्सन ए को अरेस्ट किया गया है तो उसको इधर मजिस्ट्रेट के पास लाना होगा या डीएसपी के पास। तो जब उसको मजिस्ट्रेट या डीएसपी के पास लाया गया है तो 86 बात करता है कि अब ये मजिस्ट्रेट या डीएसपी उस बंदे को पुलिस की कस्टडी से निकाल कर, या मैं कहूँ को सिंपली उसको भेज देंगे उस कोर्ट के पास, सच कोर्ट के पास जिस कोर्ट ने वारंट को इशू किया था। दोस्तों प्रोविजो 1 जो है वो बात करता है कि अगर ऑफेंस बेलेबल है, कि जनरल रूल तो ये था कि भाई मजिस्ट्रेट या डीएसपी उसको उस कोर्ट के पास भेज देंगे। प्रोविजो बात करता है कि अगर ऑफेंस बेलेबल है, यानी बेल होगी, जो कि राइट हो गए, राइट है एक बंदे का अंडर सेक्शन 497, तो जब बेलेबल ऑफेंस है तो मजिस्ट्रेट या डीएसपी कोई भी बेल ले सकते हैं, और बेल लेने के बाद उस बंदे को आज़ाद कर देंगे और उसको कहेंगे कि स्पेसिफाइड डेट पर आप उस कोर्ट के सामने पेश हो जाना जिस कोर्ट ने वारंट को इशू किया है, ठीक है। और बेल जब ले लिए तो उस बेल को फिर उस बॉन्ड को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा उस कोर्ट के पास, ठीक है। प्रोविजो 2 बात करता है कि अगर ऑफेंस बेलेबल नहीं है, यानी नॉन बेलेबल है, ठीक है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी तो बेल हो सकती है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। तो इस केस में क्या होगा कि सेशन कोर्ट जो है दोस्तों, सेशन कोर्ट बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगी उस बंदे से, अगर वो एक बंदा एग्जीक्यूट करना चाहता है तो एग्जीक्यूट बॉन्ड कराने के बाद उस बॉन्ड को उस कोर्ट के पास फिर भेजा जाएगा और इस बंदे को कहा जाएगा कि आप स्पेसिफाइड डेट पर उस कोर्ट के सामने पेश हो जाना, कौन सी कोर्ट जिसने वारंट इशू किया था। तो प्रोसीजर की बात करता है सेक्शन 86, ठीक है, कि जब मजिस्ट्रेट या डीएसपी के पास लाया गया है वो बंदा, तो उसको वो यानी मजिस्ट्रेट या डीएसपी भेज देंगे उस कंसर्न कोर्ट के पास। प्रोविजो 1 बात करता है बेलेबल ऑफेंस के बारे में और प्रोविजो 2 डील्स विद नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो दोस्तों अब जो सेक्शन 86A जो कि अमेंडेड सेक्शन है ये बात करता है ट्राइबल एरियाज़ के बारे में, कि भाई कोर्ट जो वारंट इशू कर रही है वो ट्राइबल एरिया में है, ठीक है, वो कोर्ट इशू कर रही है वारंट, और जिस बंदे को अरेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल पर्सन ए, वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, और वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बिकॉज ऑफ द इशूएंस ऑफ वारंट वो बंदा उस डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट हो जाता है। जब वो अरेस्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 85 जो हमने पहले डिस्कस किया था, 85 में अब क्या होगा कि भाई फिर जब वो अरेस्ट हो गया है तो फिर वो वहाँ के मजिस्ट्रेट के पास या डीएसपी के पास प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो जब वो मजिस्ट्रेट के पास सपोज करें प्रोड्यूस हुआ है, ही शैल बी ब्रॉड बिफोर मजिस्ट्रेट, उसको मजिस्ट्रेट के पास जब वो लाया गया है ऑफ दैट लोकल एरिया फर्स्ट, उसको लाया जाएगा और फिर जो मजिस्ट्रेट है उस मामले को सुनेगा, ठीक है, डायरेक्टली ट्राइबल एरिया में उसको नहीं भेज देगा। वरना इससे पहले वाली सिचुएशंस में ऐसा था कि उस जैसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया, मजिस्ट्रेट उसको फॉरवर्ड कर देगा टू दी कोर्ट कंसर्न। अगर तो फिर बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस तो सिचुएशंस अलग थी। यहाँ पर मजिस्ट्रेट सबसे पहले उस मामले को सुनेगा और रिकॉर्ड करेगा एविडेंसेस को, याद रखिएगा, फॉर हिज सेटिस्फेक्शन, क्योंकि ट्राइबल एरिया में मामला जो है वो बहुत बड़े सख्त संगीन मामला होते हैं, जिरगा सिस्टम होते हैं। तो मजिस्ट्रेट किसी बंदे को डायरेक्टली फॉरवर्ड नहीं करेगा, उससे पहले वो उसको हियर करेगा, एविडेंसेस रिकॉर्ड करे जाएंगे और उसके बाद आफ्टरवर्ड्स ही शैल फॉरवर्ड द पर्सन टू द ट्राइबल एरिया। तो दोस्तों ये चैप्टर 6 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ जो कि डील करता था वारंट के बारे में। समराइज इसको करें, अगर समरी देखें तो सेक्शन 1 फॉर्म ऑफ समन से डील कर रहा था, 2 सिक्योरिटी, सेक्शन 76 जो था वारंट टू होम डायरेक्टेड। हमने इस लेक्चर में आज जो डिस्कस किया वो 84 से था कि पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट किस तरह करेगा उस वारंट को जो कि वारंट है उस बंदे के अगेंस्ट जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, किसी दूसरे में। सेक्शन 11 डील कर रहा था प्रोसीजर ऑन अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, जो कि हमने देखा कि मजिस्ट्रेट के पास लाएगा या डीएसपी के पास लाएगा। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स प्रोसीजर जब मजिस्ट्रेट के पास या डीएसपी के पास आ गया है तो फिर वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे कंसर्न कोर्ट के पास। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो सिचुएशन दूसरी होगी, नॉन बेलेबल है तो सिचुएशन दूसरी होगी। सेक्शन 13 बात कर रहा था
सॉरी सेक्शन 86A डील कर रहा था ट्राइबल एरिया से कि अगर कोर्ट ट्राइबल एरिया की हो तो उस सूरत हाल में मजिस्ट्रेट ट्राइबल एरिया में उस बंदे को क्या डायरेक्टली भेज देगा या कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने इसको देखा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़।